और साइंस कहती है कि सिस्टमेटिक स्टडी होनी चाहिए, तभी उसको हम विज्ञान कह देते हैं। और मनुष्य पहले जो है स्टडी तो करता था, यानी काम करता था, प्रैक्टिस। देखिए एग्रीकल्चर एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, पूरा का पूरा प्रैक्टिकल, इसीलिए इसमें जो है प्रैक्टिकल में नंबर भी ज्यादा दिए जाते हैं। प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है ना। समय की स्थिति ये थी कि भारत अमेरिका से लेकिन आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है इस समय का, उसमें क्या स्थिति है कि प्रैक्टिकली हो गया कम और थ्योरी पूरी की पूरी किताबें जो है नई नई लिख के चली आई। इससे क्या होते हैं कि लड़कों को पूरा का पूरा जो है सिस्टमेटिक नॉलेज नहीं हो पाता है। प्रैक्टिकल जब उनके सामने है नहीं तो केवल याद कर लेते हैं, उसके अलावा उन्हें नहीं पता है कि आखिर में क्या होना चाहिए और क्या हम एग्रीकल्चर में सुधार कर सकते हैं। अगर हम देखें इस प्रकार की विद्यार्थियों, पहले तो हमारे किसान ट्रेडिशनल खेती करते आए 1964 तक। तो 64 के बाद देखिए इसका एक सिनेरियो चेंज हुआ है। इससे पहले 64-65 से पहले क्या था कि भारत परंपरागत खेती करता था। कैसी खेती करता था? परंपरागत। परंपरागत का मतलब होता है परंपरागत, इसी को विद्यार्थियों कहते हैं ट्रेडिशनल फार्मिंग। क्या कहते हैं? ट्रेडिशनल फार्मिंग। तो देखिए पहले विद्यार्थियों मनुष्य जो था ट्रेडिशनल फार्मिंग करता था, परंपरागत खेती करता था। पहले इससे पहले होती थी टेक्निकली, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों तक ये टेक्नोलॉजी नहीं पहुंच पाई थी। तो उस समय जब परंपरागत करता था तो भारत में कठिया गेहूं होता था, और कठिया गेहूं जब 1964-65 में हो रहा था, तो हमारा देश जब स्वतंत्र हुआ 1947 में, 1947 में, तो देखिए उस समय हमारे देश की जनसंख्या 36 करोड़ के करीबन थी। और अगर आज का हम सिनेरियो देखें, प्रेजेंट सिनेरियो में पॉपुलेशन की बात करें तो लगभग 136 करोड़। और वर्ष जो हुए हैं हमारे, वो कितने हुए हैं? बहुत कम वर्ष हुए हैं, यानी कि 70 वर्षों का लगभग खेल है ये। 70-75 वर्षों में, 75 मान लेते हैं क्योंकि है ना, जो सही है लगभग 75 वर्ष हुए। अब 75 वर्षों में 100 करोड़ पॉपुलेशन बढ़ी। अब इतनी ज्यादा पॉपुलेशन, तो यानी कि 47 के बाद तुरंत पॉपुलेशन बढ़ने लगी, जनसंख्या। और जब जनसंख्या बढ़ने लगी तो 64-65 में ऐसी स्थिति हो गई कि जनसंख्या की अपेक्षा अनाज हमारा जो था वो बहुत कम पैदा होने लगा। जनसंख्या बहुत तेजी से ग्रोथ हुई, अनाज का उत्पादन बहुत कम तेजी से ग्रोथ हुआ, क्योंकि कठिया गेहूं था पहले इंडिया में, तो लंबा हो जाता था, उत्पादन बहुत कम था। उसी समय तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि अब ये स्थिति थी कि भारत भुखमरी की कगार पे था, और उसमें एक केस ये बन गया कि गेहूं जो था, आज आप लोग खूब खाते हैं और बेचते हैं, अगर 5 बीघा में कर लेते हैं, खाता है पूरा परिवार, और जो है अगर 5 लोगों का परिवार है तो 5 कुंटल गेहूं, लगभग 6 कुंटल गेहूं सफिशिएंट है पूरी साल के लिए। उस समय की स्थिति ये थी कि भारत अमेरिका से गेहूं जो है खरीदता था। तो जब उस समय पाकिस्तान से लड़ाई हुई 64 वाली, तो अमेरिका ने कह दिया कि हम तुम्हें जो है हमारी कुछ शर्तें मानिए, नहीं तो गेहूं नहीं देंगे। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि हम चाहे अमेरिका हो या कोई हो, हम किसी के सामने झुकेंगे नहीं, लेकिन एक शर्त हम भारतीयों से ये निवेदन करते हैं कि मैं अपने स्वाभिमान को झुकने नहीं दूंगा, और जो है हम एक टाइम भोजन करके ही अपना पेट पाल लेंगे, अगर अनाज नहीं है हमारे पास, लेकिन हम झुकेंगे नहीं किसी के सामने, है ना। तब उसके बाद फिर क्या हुआ कि ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया 66-67 में, और जब हरित क्रांति आई और बौना गेहूं आया, तो फिर गेहूं जो है अपार पैदावार हुई, गेहूं की इतनी ज्यादा पैदावार हुई कि अब इंडिया खाता भी है, सेल्फ डिपेंडेंट भी है, और उसके बाद बाहर भी कह देता है जाओ जिसे जरूरत हो ले जाओ। अफ्रीका में कुछ ऐसे देश हैं बेचारे भुखमरी के कगार पे रहते हैं, तो कह देता है कि ले जाओ हमारे पास से, हम तुम्हें दे भी रहे हैं, ठीक है। तो ये स्थिति आ गई इंडिया की। अब
इस बार की हम बताएं रिकॉर्ड प्रोडक्शन होने वाला है। सरकार ने डेटा दिया है कि खरीफ सीजन में 10.64 लाख टन जो है चावल का उत्पादन होने वाला है, जबकि ये 9 साढ़े 9 के करीबन होता था। अब समझिए कि कितना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ रहा है, उत्पादन बढ़ रहा है, बढ़िया बात है। लेकिन प्रकृति भी जो आप ज्यादा इसे बढ़ा रहे हैं तो उसको मेंटेन कर देगी। देखिए अभी आ गया एक, है ना, जैसे कहते हैं कोरोना, तो वो इसको जो है थोड़ा बहुत कंट्रोल में लेगा, क्योंकि ज्यादा बढ़ाओगे तो ले लेगा वो। प्रकृति से बढ़ के कोई चीज नहीं है। हम एग्रीकल्चर के विद्यार्थी समझ सबसे कहना, जीवन में आगे आप एग्रीकल्चर के सेक्टर में रहेंगे तो किसी से अपने को कमजोर ना समझना। कहना हम आपके मेरुदंड हैं, रीढ़ की हड्डी, अगर हम टूट गए तो तुम कभी खड़े नहीं हो सकते हो। ये भारत देश से भी हमारी अपील है और तुमसे भी अपील है कि कभी भी जो है अपने आप को किसी विषय वाले से कमजोर नहीं समझिएगा, क्योंकि आप जो है रीढ़ की हड्डी है, मेरुदंड है इंडिया की। अगर यही ना हो, आज भारत जो है कोरोना काल में भी खड़ा है, वो खा रहा है। यदि समझिए कि ये अगर स्थिति ना होती, ग्रीन रेवोल्यूशन ना आता, तो क्या स्थिति होती? जो जितने कोरोना से मर रहे हैं उससे डबल भुखमरी से मर जाते, है ना। तो इसलिए सेल्फ डिपेंड है इंडिया इस समय खाद्य के मामले में, और हम लोगों ने बहुत ज्यादा वृद्धि कर ली, इतनी ज्यादा वृद्धि कर ली है एग्रीकल्चर के सेक्टर में कि अभी भूखे मरने की स्थिति नहीं है इंडिया में किसी की भी। अनाज तो है, अब भाई कोई ना दे या फेंक दिया जाए, किसी तरीके से उसका नाश कर दिया जाए तो कुछ लोग जो है परेशान हो सकते हैं, लेकिन उत्पादन इतना है। अब देखिए ये उत्पादन बढ़ा कैसे? आज की हमारी क्या स्थिति है इंडिया की? देखिए हमने ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद तो अनाज बढ़ा लिया। अब आज की स्थिति की अगर हम बात करें विद्यार्थियों, तो आज की स्थिति यह है कि हम सेल्फ डिपेंड हैं, इतना अनाज हो जाता है। लेकिन स्थिति यह है कि अब हम जो है उसकी क्वालिटी में इंप्रूवमेंट करें। क्या करें? क्वालिटी में इंप्रूवमेंट करें। जैसे जो हमारे पास क्वालिटी है ना, अभी तक हमने जो इंप्रूव की है वो की है क्वांटिटी। क्या इंप्रूव की है? क्वांटिटी, यानी कि मात्रा। और अब जो है उसका हमें इंक्रीज करना है गुण। ये एक विशेष तरीके से इस समय का हमारा जो है अप्रोच है एग्रीकल्चर के लिए। पहले तो हमने क्वांटिटी बढ़ाई, यानी कि खाने को जब बहुत सारा था नहीं तो हमने उसकी मात्रा बढ़ा दी कि हाँ ज्यादा पैदा हो। अब स्थिति यह है कि ज्यादा तो पैदा हो रहा है, लेकिन कैसे हो रहा है? फर्टिलाइजर्स के द्वारा, इंसेक्टिसाइड के द्वारा, पेस्टिसाइड के द्वारा। आदमी इतना नॉन वर्केबल हो गया है, मतलब कुछ करना नहीं चाह रहा है इस समय में, कि गेहूं में अगर खरपतवार हो जाए, मूंगफली में खरपतवार हो जाए, तो वो हर्बिसाइड डालने का प्रयास करता है। यही हमारे जीवन के लिए बहुत घातक समय जो है साबित हो सकता है। तो उसे एक बार जो है इंटरकल्चर ऑपरेशन करने की नहीं सोचता है कि हम एक बार खुरपी ले जाके उसकी जो है निकाई करवाते हैं। ये नहीं सोचेगा, कहेगा हम दुकान जा रहे हैं और जहर लाके अभी मूंगफली के ऊपर जो है छिड़क रहे हैं। ये नहीं जान रहा है कि उसी जहर को तुम भी पी रहे हो, और किसी न किसी समय में कोरोना क्या है? ये मानव की गलतियां भी कोरोना है। ऑक्सीजन की डिफिशियंसी क्यों हो रही? क्योंकि शहरों में पेड़ नहीं है ना। तो जब पेड़ नहीं है और CO2 सभी लोग छोड़ रहे हैं, तो फिर क्या होगी? ऑक्सीजन की बढ़ोतरी होगी क्या? कमी तो होगी, है ना। तो यही है कि आज हम लगातार दे यूरिया, दे पोटास, दे फास्फोरस खेत में फेंके जा रहे हैं। जो मन आया फेंक दिया, जितना भी केमिकल इनऑर्गेनिक आया सब फेंक दिया। लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि जो हम डाल रहे हैं इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स और भी जो चीजें डाल रहे हैं, इनका हमारी हेल्थ हजार्ड पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हजार्डियस नेचर के हैं ये, हमें जो है नुकसान पहुंचा देंगे। लौट फेर के आदमी के ऊपर ही ये सारी समस्याएं आएंगी। अब देखिए, खाना खाओगे और गेहूं की रोटी है, गेहूं की रोटी 1 सेकंड में आप फुला देते हो गैस पे रख के, और वही खाने के बाद जो है फिर गैस्ट्रो लीवर चले जाते हो, क्योंकि वो पक नहीं पाई है ना रोटी। इतना फास्ट काम हो रहा है, इसीलिए चूल्हे की रोटी स्लो पकती थी तो उसमें टाइम लगता था, तो पूरी रोटी जो है पक जाती थी, है ना। तो ये स्थिति है। तो आज हमें जो काम करना है वो क्वालिटी पे करना है, कि क्वालिटी किस प्रकार से, आज का एग्रीकल्चर का जो मतलब है वो क्वालिटी इंप्रूव करने का है। अब क्वांटिटी तो चलती रहेगी, इतना हमें इसमें जो है ग्रोथ कर ली है कि अभी 8-10 साल इसमें कुछ काम न करें तब भी भोजन हमारा जो है
चलता रहेगा। लेकिन अब इसकी स्थिति यह है कि अगर इसको हमने क्वालिटी को न संभाला तो कैंसर, है ना, हार्ट अटैक, फेफड़े में अस्थमा, ये सारे के सारे रोग जो है बहुत तेजी से फैलेंगे और लोग जो है पट 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 करके मरेंगे। तो अब इसमें क्या है कि क्वालिटी इंप्रूव करनी है हमें। अब देखिए क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए देखिए सरकारें इस समय बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के ऊपर, जैविक खेती के ऊपर जो है दबाव दे रही हैं कि आप जो है जैविक खेती अपनाइए। क्यों कह रही है सरकारें बार बार जैविक खेती? जानती है ना, देखिए मार्केट में इससे नुकसान नहीं है जैविक खेती से। और जैविक खेती और आईपीएम ये दोनों अगर आप करेंगे, इसी के साथ इंटीग्रेटेड पेस्ट, देखिए आईपीएम के बहुत सिस्टम है, आईपीएम, आईएनएम, आईडब्ल्यूएम, देखिए इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट, यानी कि सभी का जो है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट करना है। यानी कि सभी को इतना समतुल्य तरीके से लेना है कि हमारे वातावरण में भी किसी चीज की भविष्य में कमी ना पड़े और साथ साथ में ऐसी कोई केमिकल ना हम डालें जिससे हमारे हेल्थ के ऊपर जो है, मनुष्य के जीवन के ऊपर कोई प्रभाव पड़े, है ना। तो ये चीजें हमें देख के चलनी है। तो इसलिए एग्रीकल्चर का विकास तो करना है, लेकिन हमें अब ये नहीं कहना है, इस चीज के ऊपर हम दबाव दे रहे हैं कि गेहूं में पहले 120 किलोग्राम जो है यूरिया देते थे और अभी कोई कह रहा है कि अब बढ़ा दी गई है यूरिया की रिकमेंडेशन, 140 किलो कर दी गई, 160 किलो। तो ये अब इसको रोकना है। अगर ये ऐसा होता जाएगा तो बहुत बुरा दिन देखना पड़ेगा। जमीन सारी की सारी ऊसर हो जाएगी, पानी भी बचेगा नहीं जो लगा रहे हो लगातार गेहूं में जिस तरीके से, क्योंकि अगर फर्टिलाइजर ज्यादा देंगे, ऊसर ज्यादा होगा तो पानी की रिक्वायरमेंट भी अधिक होगी, है ना। तो इसलिए जो है अपने आप को सुधारना है और खेती की जो टेक्निक्स, ट्रेडिशनल टेक्निक है, परंपरागत खेती है, उसमें सुधार करके जो न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, न्यू टेक्नोलॉजी का मतलब ये नहीं कि फर्टिलाइजर देना, न्यू टेक्नोलॉजी का मतलब है कि किस प्रकार से ऑर्गेनिक तरीके से हमें फर्टिलाइजर देना है। इसमें दो चीजों की बचत हो रही है। देखिए अगर मैन्योर्स देंगे तो पानी भी कम लगता है, क्यों? पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। देखिए सिद्धांत देखिए कृषि के, इस प्रकार से कृषि करना है। जैसे हमने FYM दिया, गोबर की खाद दी, तो और एक तरफ हम यूरिया दे रहे हैं, तो यूरिया और गोबर की खाद से फायदे नुकसान देखिए आपको गिनाते हैं। यूरिया ने क्या किया, सीधी गई, कहीं कुछ उसने रखा नहीं, सीधी गई, केवल नाइट्रोजन तो दे दी पौधे को, और ना पौधे को सपोर्ट दिया, ना पानी धारण करने की क्षमता दी, ना मिट्टी की भौतिक दशा सुधरी, कुछ नहीं किया, ऊपर से ऊसर और बना दिया। तो ऐसी चीज को आप क्यों देंगे? देखिए गोबर की खाद हमने डाली तो उसने न्यूट्रिएंट्स भी दिया, बल्क दिया, यानी कि ऑर्गेनिक मैटर दिया, जिसमें हमारे सूक्ष्म जीव रहे, मृदा की भौतिक दशा को सुधारा, प्लांट को सपोर्ट दिया, पानी को कंजर्व किया, है ना। पानी रखने के लिए जो है स्टोरेज करता है ऑर्गेनिक मैटर खूब ज्यादा। ये इनमें टिलेज की है ना, बहुत पुराने समय से मनुष्य देखिए अपना ऐसे हल्का फुल्का पहले हल चलाया, उसके बाद धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करता चला आया, है ना। और आज जो है बहुत हाई टेक्नोलॉजी में आ गया है, इतनी हाई टेक्नोलॉजी में कृषि आ गई है कि बहुत सारे यंत्र हो गए हैं, बहुत सारी दवाइयां हो गई, अब तो दुकानें ही पूरी पूरी इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड की हो गई हैं, है ना। चलिए अब कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में आपको बताएंगे हम। देखिए पहला हम देखते हैं टर्मिनोलॉजी में कि कुछ टर्म्स हैं, आपको पहले से हम आगाह कर दें कि ये टर्म आपके जीवन में सामने आएंगे, आपकी परीक्षा में भी आ सकते हैं और इनसे आपको टकराना पड़ेगा। तो टकराओगे कैसे, तो हम वो सारी चीजें आपको बता सकते हैं, ठीक है। देखिए पहला लिखा हुआ है अरेबल क्रॉप्स। अरेबल क्रॉप्स ऐसे भी लिख लीजिएगा हिंदी में।
अरेबल क्रॉप्स। देखिए अरेबल क्रॉप्स विद्यार्थियों कुछ नहीं, आपको सुनना होना नहीं है, ऐसी फसलें अरेबल क्रॉप कहलाती हैं जिनमें प्राथमिक भू परिष्करण की आवश्यकता बहुत अधिक पड़ती है। यानी कि इनको बिना बढ़िया ढंग से जोते गोड़े जो है, इनमें टिलेज की प्रोसेस जो है, भू परिष्करण की क्रिया बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। अगर इनमें हम विद्यार्थियों भू परिष्करण अच्छी तरह से नहीं करेंगे तो फिर ये क्या होगी, ये फसलें हमारी अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं होंगी। तो ये कहीं पर ले जाए कि वे फसलें जिनको प्राथमिक भू मतलब बोने से पहले अत्यधिक भू परिष्करण की आवश्यकता होती है ना, तो उन्हें कहते हैं हम अरेबल क्रॉप्स। देखिए इसमें लिखा भी होगा, हो सकता है, ऐसी फसलें जिनके लिए भू परिष्करण क्रियाएं करना आवश्यक होता है। ठीक है, मतलब नेसेसरी है, एसेसरी नहीं है, नेसेसरी है कि बिना भू परिष्करण के हम इन फसलों को नहीं बो सकते हैं, तो उसको कहेंगे अरेबल क्रॉप्स। तो इसके उदाहरण में आपके लिखे हैं आलू, तंबाकू, धान, मक्का और गन्ना। ठीक है, तो आलू हुआ, तंबाकू हुआ, धान हुआ, मक्का हुआ और गन्ना हुआ। इनको हम विदाउट टिलेज ऑपरेशन के जो है नहीं बो सकते हैं। ये बिल्कुल सिद्धांत है कि बिना टिलेज ऑपरेशन के इनको हम बिल्कुल भी बो नहीं सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम नेक्स्ट। अगला पॉइंट जो है हमें दिख रहा है इसमें एले क्रॉपिंग। देखिए एले क्रॉपिंग विद्यार्थियों वे फसलें होती हैं, अभी आपको हम बता रहे हैं, देखिए एले क्रॉपिंग वे फसलें होती हैं जैसे हमने दो बड़ी फसलें, जैसे दो पौधे हैं, दो रो हैं किसी बड़ी बड़ी फसलों के, जैसे कैसिया बो दिया हमने, यूकलिप्टस बो दिया, है ना। इन दो बड़ी बड़ी फसलों के बीच में एक कोई हम जो है दूसरी फसल छोटी सी लगा दें तो उस फसल को कहेंगे एले क्रॉपिंग। ठीक है, बड़े पेड़ों की पंक्तियों के बीच में फसलें उगाना कहलाता है एले क्रॉपिंग। ठीक है, बड़े बड़े पौधे जैसे होते हैं, जैसे अकेसिया है, कैसिया आप समझ लीजिए, कैसिया, कैसिया के बीच में उर्द इस प्रकार से अगर कर दें, है ना, तो कैसिया के बीच में अगर उर्द बो देंगे तो ये भी एले क्रॉपिंग। यानी कि हमने बता दिया है सिद्धांत आपको कि दो जो है बड़ी फसलें होनी चाहिए, यानी कि हार्टिकल्चरल क्रॉप्स भी हो सकती हैं, हम कह सकते हैं ऐसा, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई उद्यान वाली फसलें भी बड़ी बड़ी हैं और उनके बीच में अगर हम कोई जो है एग्रोनॉमिकल क्रॉप्स करना चाहें तो उसी को हम कह देंगे एले क्रॉपिंग। ठीक है, तो उसको हम क्या कह देंगे, एले क्रॉपिंग कह देंगे। चलिए नेक्स्ट अगला हम देखते हैं आगुमेंटिंग क्रॉपिंग। ठीक है, अब देखिए आगुमेंटिंग क्रॉपिंग कौन फसलें होती हैं, ये देखिए बहुत जरूरी है आपको याद करना है, ये याद ही कर लीजिए क्योंकि सत्यम पीडीएफ, ठीक है, पीडीएफ भी आप लोगों को जो है प्रोवाइड करा दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगुमेंटिंग क्रॉप्स देखिए क्या होती हैं। देखिए आगुमेंटिंग क्रॉप्स का मतलब होता है कि जो एक मुख्य फसल होती है, जैसे हमने कोई एक मुख्य फसल बो दी और हमें जो है साथ साथ में उस मुख्य फसल के क्यों समय को खराब किया जाए, क्यों बॉर्डर को खराब किया जाए। जैसे एक ये हमारा पास फील्ड है विद्यार्थियों, देखिए आप, ये खेत है और इसमें ये बॉर्डर्स हैं, ये बॉर्डर्स हैं। ठीक है, अब इसमें हमने मान लीजिए बो दिया बरसीम, क्या बो दिया, बरसीम, और बरसीम अगर हमने यहां बोया, यहां बोया, यहां बोया, ये सब बरसीम बोई गई। ठीक है, और इसके साथ जो मेड़े हैं इसके बीच में रिज्स हैं, ये क्या है, रिज्स हैं, और इन रिज्स में अगर हम विद्यार्थियों देखें तो ये खाली पड़ी रहेंगी और हमारा जो है समय भी नष्ट होगा। और अगर यहाँ पर हम कोई फसल बो दें इसके साथ में और जब बरसीम हो तो काट लें, बीच में भी बो सकते हैं, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि मेड़ों पे ही बोएं, हमने लिख दिया है। बीच में भी यहाँ पर जैसे सरसों बो दी हमने इसके साथ में, है ना, तो ये क्या हो गई, सप्लीमेंट हो गई, क्या हो गई, सप्लीमेंट।
आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वो कहते हैं कि हम एक सर सप्लीमेंट दे रहे हैं आपको साथ में, मतलब खाना खिलाते हैं तो खिलाते ही है और साथ में एक मिठाई पीछे से दे देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कम्प्लीमेंट्री में है सर, पैसा आपसे नहीं लगेगा लेकिन कम्प्लीमेंट्री में हम आपको खिला रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी रेटिंग बढ़ जाए होटलों की। तो इसलिए जो है ये बरसीम हमने बोया और बरसीम के साथ साथ सरसों कर दी, तो सरसों सप्लीमेंट्री में हो गई, तो इसका जो है उत्पादन बढ़ा दिया। बेसिक अल्टीमेटली हमारा जो उद्देश्य था कि एक फसल के साथ दूसरी फसल कर ली और उसका क्या किया हमने, उत्पादन बढ़ा दिया। इसी को हम आगुमेंटिंग क्रॉपिंग कहते हैं। तो जैसे सरसों प्लस राई और रेजिका में भी अगर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आगुमेंटिंग क्रॉपिंग। अगला है नेक्स्ट रिले क्रॉपिंग। देखिए ये बहुत कठिन नहीं है, ये तो आप एकदम एक ही बार में समझ जाएंगे। रिले रेस, एक रेस होती है, दौड़ होती है, एक दौड़ होती है जिसको कहते हैं रिले। दौड़ का नाम होता है रिले, रिले दौड़। अब रिले का मतलब होता है बिना रुके हुए, बिना रुकावट के, यानी कि एक दौड़ रहा है, उसके बाद दूसरा दौड़ रहा है, तीसरा दौड़ रहा है, यानी कि एक झंडा दिया जाता है रिले रेस में। एक दौड़ता है थोड़ी दूर, दूसरे को झंडा पकड़ा देता है, तीसरे को, मतलब कंटिन्यूटी बनी रहती है। अगर हम कहें कि लगातार काम होता रहता है, मतलब उसमें कोई रुकावट नहीं आती है। इसी तरीके से अगर हम खेत में कहें कि खेत में जो है लगातार फसलें बोना ही रिले क्रॉपिंग कहलाती है, यानी कि बीच में जो है गैप नहीं होगा। ठीक है, बात समझ गए कि बीच में जो है गैप एक सेकेंड का नहीं होगा, थोड़े भी टाइम का नहीं होगा। जैसे ये है, एक फसल पहली हमने ये बोई, फिर दूसरी हमने जो है ये बो दी और तीसरी हमने जो है ये बो दी, तो यानी कि लगातार फसलें बोई गई, इसमें कोई अंतर नहीं आया। उसी को हम रिले क्रॉपिंग कह देते हैं। जैसे धान है और धान की हम कटाई करना चाहते हैं, तो उसमें कटाई करने से पहले ही मसूर बो दीजिए, है ना, या कोई भी दूसरी फसल बो दीजिए और धान को काट लीजिए, क्योंकि नमी उसमें रहती है, और काट के तुरंत जोत दे दीजिए। और जोतेंगे जब, उसके बाद काट के जोतेंगे तो जोतने के बाद वो फसल उसी में मिल जाएगी, उसका जर्मिनेशन हो जाएगा। तो ये रिले हो गई, यानी कि खेत खाली नहीं होगा और आपका पूरा का पूरा समय जो है वो बच जाएगा। ये सबसे बड़ी बात है रिले क्रॉपिंग। ठीक है, तो ये हो गया रिले क्रॉपिंग, है ना, लगातार कंटिन्यूटी बनी रहे, यानी कि कोई भी हमें जो है इसमें गैप करने की आवश्यकता नहीं, लगातार होता रहे, कंटिन्यू होता रहे। ठीक है, पहली फसल को काटने से पूर्व, देखिए लिखा हुआ है पहली फसल को काटने से पूर्व दूसरी फसल लगाना या बोना रिले या अवतरण फसल कहते हैं। यानी कि हमने पहले भी बताया है कि गैप नहीं होना चाहिए। जो पहली काटी है उससे पहले ही हम नेक्स्ट क्रॉप जो है, ससीडिंग क्रॉप जो है वो बो देते हैं। इसी को कहते हैं ससीडिंग क्रॉप, जो अगली वाली फसल होगी। ठीक है, इस समय जो है प्रोसीडिंग क्रॉप है, तो ससीडिंग क्रॉप को पहले ही हम उसमें जो है बो देते हैं और उसके बाद जो है हमारी अगली क्रॉप वो बोई जाती है। ठीक है, चलिए, तो यही रिले होता है, यानी कि गैप ना हो। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं नेक्स्ट। देखिए रेटूनिंग, ये गन्ने से संबंधित है ज्यादातर, इसको हिंदी में कहते हैं पेड़ी। क्या कहते हैं? पेड़ी। तो रेटून क्रॉप्स होती है। क्रॉप्स का मतलब क्या है कि गन्ना एक बार तो हमने काट लिया और एक बार काटने के बाद जो उसका दूसरा कल्ला निकले तो उसी को कह देते हैं रेटून निकला ये इसका, है ना, तो वही कहलाती है रेटूनिंग। अब उसमें क्या है, दूसरे कल्ले में एक केवल हमें समस्या ये रहती कि उसमें हमें नाइट्रोजन जो है इसकी अपेक्षा अधिक देनी पड़ती। जो पहले गन्ना था उससे जो है 25% ज्यादा नाइट्रोजन हमें देनी पड़ेगी, क्योंकि बेसिक पौधा नहीं है ये, मतलब इसका मदर प्लांट नहीं है, है ना, कैसा नहीं है, मात्र पौधा नहीं है, ये दूसरा पौधा हो गया है। यानी कि एक बार तो उसकी ऊर्जा चली गई, अब दूसरी बार जो ऊर्जा उसमें वो देगा, कल्ला देगा, है ना, जर्मिनेशन करेगा, तो उसमें हमें नाइट्रोजन अधिक देने पड़ेगा, क्योंकि ये जो है मदर प्लांट नहीं है, तो ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इसलिए इसको रेटूनिंग कहते हैं, पेड़ी कहते हैं। ठीक है, इसमें 25% अधिक नाइट्रोजन दिया जाता है।
इसमें लिखा है पहली वाली फसल को काटने के बाद उसी तरह से दूसरी फसल लेना टूनिंग नहीं, रेटूनिंग कहते हैं। ठीक है, रेटूनिंग कहलाता है। यह क्रिया गन्ना और घास में की जाती है। देखिए घास में भी किसमें की जाएगी, हाथी घास, नेपियर घास, इनमें क्या होती है, बरसीम में भी कर देंगे रेटूनिंग, कौन सी बड़ी बात है। क्यों है, एग्रीकल्चर में ऐसा नहीं कि कोई लिखाई हो, जरूरी नहीं है। अरे बरसीम को हमने काट दिया, फिर दोबारा जमाई, तुझे रेटूनिंग नहीं और क्या हुआ, है ना। अपने पास से भी बनाया करो। कोई विषय पढ़ने वाला है प्रैक्टिकली, है ना, आपके यहाँ प्रैक्टिकली होगा, करते होंगे बरसीम, तो जरूरी नहीं है यहाँ एग्जाम्पल में अगर बरसीम न लिखा है तो कहोगे कि नहीं बरसीम कैसे हो जाएगी, रेटूनिंग हो जाएगी, दूसरी निकल आती है, रेटून ही तो है ना। चलिए नेक्स्ट, अगला विद्यार्थियों कैश क्रॉप, नकदी फसल। अब देखिए जैसा कि नाम से ही विदित है इसमें कि फसल जो है वो कैसी है, नकदी है। ठीक है, नकदी फसलें, कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स का मतलब हम अगर बिल्कुल मोटा मोटा लें तो ये है कि ऐसी फसलें जिनको हम अपने घर पे ज्यादा लंबे समय तक और ज्यादा मात्रा में स्टोर ना कर सकें और सीधा सीधा मार्केट में दे आए। अब दे आने का मतलब ये है, हमें थोड़ा नाराजगी है ये व्यापारियों से, सरकार दोनों लोगों से, कि उसका उचित दाम नहीं बताइए। ऐसी फसलें हैं जो बिल्कुल आदमी उसे ज्यादा कंज्यूम तो कर नहीं सकता है, ना ज्यादा समय तक स्टोर कर सकता है, ना खा सकता है, ना रख सकता है ज्यादा समय तक, और उसे फेंकना बाजार में ही है। और बाजार में फेंकने का व्यापारी भाई लाभ उठा लेते हैं और सरकारें भी। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा है और पैसा से वो क्या करते हैं, इनका स्टोरेज, रेफ्रिजरेटर उनके पास बड़े बड़े हैं तो स्टोर कर लेते हैं। बेचारा अल्टीमेटली इंडियन फार्मर जो है वो मरता है। और हमारे प्रधानमंत्री ने उस समय वही तभी नारा दिया था 1964 वाली लड़ाई में ही कि जय जवान और जय किसान। जवान की इसलिए जय की थी कि वो लड़ाई कर रहा था, शहीद हो रहा था, सीमा संभाले था हमारी। और जय किसान इसलिए कहा कि भाई अनाज उगाते रहो, नहीं तो अगर भुखमरी पड़ना हुई शुरू तो ये भी जो है मर जाएंगे। एक हमें चीज ये गलत लगी माननीय सरकार की कि फ्रंट लाइन वर्कर्स में, जो कोरोना काल में फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनमें डॉक्टर्स को रखा गया है, सिपाही पुलिस को रखा गया है, इन लोगों को रखा गया, लेकिन किसान को कहीं क्यों नहीं रखा गया। अगर किसान अन्न उपजाना कोरोना काल में बंद कर दे तो स्थिति क्या होगी। वो भी फ्रंट लाइन वर्कर होना चाहिए, हमारे हिसाब से तो होना ही चाहिए, क्योंकि अनाज की भी बहुत इस समय अकाल पीरियड है, महामारी है, तो इसको भी हम जो है कहीं ना कहीं बताते रहते हैं लोगों को कि ये भी फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं। अब अभी आपको महत्व नहीं इनका, अभी तक डॉक्टर का भी किसी को महत्व नहीं पता चल रहा था। क्यों? क्योंकि जहां जाते थे वहां 2, 4, 10 रुपए 50 रुपए की दवा लेके सही हो जाते थे। अब जब डॉक्टर देखता नहीं हो, 5 घंटे लाइन में खड़े होते हो, तो आज की डेट में जो है डॉक्टर का महत्व पता चल रहा है। आज इसी तरीके से आदमी को पानी का महत्व, कृषि का महत्व नहीं पता है, लेकिन जिस दिन पानी की कमी हुई, आप 10 लोटा उठाते हो, फेंक दिया, कहीं रोड पे फेंक दिया किसी ने, मौजे मजे में शहर लोग उठते हैं, कुछ काम तो है नहीं शहर वालों, टोटी निकाली, ऐसे पाइप निकाले, गाड़ी के ऊपर फेंक दिए, मजे में 1000 लीटर पानी बहा दिए। अभी जब अकाल पड़ेगा जब पानी का, तो वही वाला पानी पीना पड़ेगा, रोडे वाला, नाले वाला, है ना। फिर कहोगे कि अब कैसे बचें, क्योंकि बहुत शहर ऐसे विश्व में हैं जो 0 डे की स्थिति में चले गए हैं, जहां पर ग्राउंड वाटर जो है अनअवेलेबल है, उपलब्ध नहीं है। तो ऐसा काम आप जो भी आपके आसपास हो उनको आप सजेस्ट करिएगा इस चीज के लिए कि अभी तो ये अकाल पड़ा है, वायु का अकाल, ये वायु का अकाल है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि पेड़ नहीं लगाए। इस बात को मनुष्य ने कभी समझा ही नहीं कि ये तो सब बकने वाले हैं। शहर वाले समझते हैं आई एम स्मार्ट, ये तो गांव वाले हैं, ये तो बकते रहते हैं आई एम स्मार्ट, है ना। पीपल क्या होता है, हम तो बहुत हाई टेक्नोलॉजी में, हम तो मालों में देख आते हैं वही सड़े पड़े लगे पौधे, वो नहीं है। असलियत वही है ना, जिसको आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और ऐसी ही स्थिति एक दिन पानी के लिए आएगी, ऐसी ही स्थिति एक दिन भोजन के लिए आएगी कि आप जितना भी इनऑर्गेनिक खाने से आदमी भागेगा, आदमी कहेगा कि हम ये खाद युक्त भोजन नहीं खाएंगे, इनऑर्गेनिक भोजन नहीं खाएंगे, जिसमें खाद पड़ी है वो नहीं खाएंगे। तो आज से ही हम लोगों को अपने में धीरे धीरे चेंजमेंट
लाना पड़ेगा, तो जिससे कि जो है अपने आप प्रकृति सुधर जाएगी, है ना। तो कैश क्रॉप का मतलब है ये कि स्टोरेज कर लेते हैं व्यापारी, तो यानी कि नगदी फसल। किसान तो बेचारा बेच आता है क्योंकि उसके पास स्टोरेज की क्षमता नहीं, और इतना जो है कंज्यूम भी नहीं कर सकता। एक दिन में कोई उसके खेत मान लिए 5 बीघे में आलू हुआ, और आलू हुआ 100 पैकेट, और 100 पैकेट का वो खा लेगा, एक दिन में खा भी नहीं पाएगा और रख भी नहीं पाएगा, खराब होने लगेगा। तो क्या करेगा, बेचेगा ना, तो नकदी हो गया, ठीक है। नकदी हुआ कि नहीं हुआ। अब भाई ज्यादा 1 पैकेट खा पाएगा, और वो भी 1 महीने में, है ना। एक ही दिन में 100 पैकेट तो खा नहीं जाएगा, तो क्या करेगा, बेचेगा। अब गेहूं है, वो नकदी इसलिए नहीं कि गेहूं को आराम से स्टोरेज कर दिया बखारी में, चलो अभी नहीं बाद में कर देंगे। आलू को तो नहीं कर सकता है जब तक कोल्ड स्टोरेज नहीं मिलेगा, तो इसीलिए इसको नकदी कह दिया। बेचना पड़ता है बेचारे को, और नगद रुपया मिलता है। लेकिन नगद रुपया मिलता क्या है, ये भगवान भरोसे। कितना मिले, कितना व्यापारी उससे लाभ उठा ले, इसका कोई मतलब नहीं है कि कितना उठाए या कितना ना उठाए। इसी प्रकार से गन्ना, अब देखिए गन्ना क्या है, गन्ना भी नकदी इसलिए है कि गन्ना को कितना चूसोगे, कितना रस पियोगे। भाई गन्ना तो एक साथ तैयार हुआ बहुत सारा, अब आदमी कितना रस पी सकता है, रख भी नहीं सकता है, रस को खराब हो जाएगा, और पी भी नहीं सकता है इतना सारा, और इतना गुड़ भी नहीं बना सकता है। जिसके पास सोर्स है वो तो बना लेगा, जैसे जिसके पास सोर्स नहीं, खंडसारी उद्योग नहीं लगे हुए हैं, रस गुड़ बनाने के उद्योग नहीं है, तो कैसे बना सकता है। तो बेचारा वो भी बेचेगा, तो वो भी बेचेगा, तो उनसे भी चीनी मिलें वगैरह जो है खंडसारी उद्योग खरीदते हैं औने पौने दामों में। ऐसे कपास में भी क्या है, कितना कपड़ा पहनोगे, बना ही नहीं पाओगे। पहले बात, हमारे पास टेक्सटाइल मिल कहाँ है ना। तो ये भी बेचारा करेगा, तो उसे ना, वही है, सोना हाथ में है, अब उसे पहनने के लिए हाथ है नहीं। गंजे को जब नाखून नहीं दिए तो खुजलाएगा क्या। तो वो स्थिति किसान के सामने जो है। तो इसीलिए इसको कैश क्रॉप की श्रेणी में रखा गया है। चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला है कैश क्रॉप, है ना। क्या है, कैश क्रॉप। तो देखिए कैच क्रॉप, कैच जो क्रिकेट वाला कैच नहीं है, इसे पकड़ लिया, और अगर सेंस लगाएं तो पकड़ भी सकते हैं। कैसे कि कोई ऐसी फसल हम बोएं जो हमारी दूसरी वाली जो मेन फसल है उसको इन्फेक्ट ना करे, है ना। जैसे हमने कपास बोया है, और कपास में हमारा समझ रहे हैं कौन सा कीड़ा ज्यादा लग रहा है, वूलवर्म लग रहा है। तो वूलवर्म बेचारा जो है कपास के पास सीधा आ जाता है, हम दवा ववा इतनी डाल भी नहीं पा रहे हैं। तो हम कहें कि उसी फैमिली से रिलेटेड जो है, नहीं गलत हो गया थोड़ा, सॉरी, कैश क्रॉप बता रहे थे ना हम सोचे कि कोई, हम ट्रैप क्रॉप की बात करने लगे। कैच क्रॉप है, ठीक है। कैच क्रॉप विद्यार्थियों वो फसलें होती हैं जैसे कोई 2 लॉन्ग टर्म की फसलें हैं। जैसे एक फसल कोई गेहूं हो गया लंबे समय की, दूसरी धान हो गई लंबे समय की, तीसरी मक्का हो गई। इन लंबे समयों की फसलों के बीच में ऐसा टाइम निकाल लें कि जिससे हम एक फसल ले लें। अब कैसे ले लें, जैसे कि हम बताएं कि गेहूं जिसका अभी तैयार हो गया है इस समय, जिसने अप्रैल में गेहूं तैयार कर लिया, और अगला सीजन में वो कह रहा है कि हम करेंगे धान, और गेहूं तैयार हो गया उसका अप्रैल में, और धान लगेगी जाके उसकी जुलाई में। तो अप्रैल आधी, मई, जून, 2.5 महीने का समय। तो 2.5 महीनों में हम उसे सजेस्ट करेंगे कि आप ले आइए उर्द और बो दीजिए, और 2.5 महीने में आपका तैयार हो जाएगा, और उसके बाद आप जो है आराम से बोइएगा धान। क्यों? क्योंकि उसमें एक और फायदा उर्द में, नाइट्रोजन भी फिक्स कर जाएगा, और अगर ना मन हो तोड़ने का तो हरी खाद भी दे जाएगा, है ना। फलियां तोड़ दो, उसी में जोत दो, तो हरी खाद भी मिल जाएगी, नाइट्रोजन भी मिल जाएगी, और अगली फसल जो धान है उसे भी नाइट्रोजन मिल जाएगी। बताइए इससे ज्यादा फायदा क्या। और कुछ लगना दगना नहीं उर्द में, है ना। और खाने भरे सीजन भरे उर्द हो जाएगा, और ज्यादा अगर खेत है तो बेच और दीजिए, तो ये और फायदा। 1, 2, 4, 6 पानी में तैयार हो जाएगा, है ना। और बीज लेके केवल डाल दीजिए। 2 किलो बीघा के हिसाब से लगभग पड़ता है, तो कितनी अच्छी बात बताइए। और हवा कहीं अगर बढ़िया चल गई, पछुआ
पछुआ हवा अगर चल गई और फरने वाला उड़ हुआ तो समझ लो फिर 1 कुंटल 5,000 का बिकता है। और कहीं लग गया बढ़िया, हमने कहा पछुआ हवा चल गई और फर गया, काम हो जाएगा तुम्हारा 2.5 महीने में। फर्जी में एक फसल मार दोगे बिना खाद डाले। तो ये मैनेजमेंट के तरीके हैं, यही कैच क्रॉप्स होती हैं। मतलब 2 बड़े टाइम वाली फसलों के बीच में एक छोटे समय वाली फसल जो ले लेंगे, दिस इज नॉन एज कैच क्रॉप्स। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देखिए उसमें लिखा हुआ है उर्द, मूंग, प्याज, चावल। ठीक है, अगला देखते हैं नेक्स्ट, कोल क्रॉप्स। देखिए कोल क्रॉप्स ये एक विशेष प्रकार की फसलें होती हैं। इनमें बताने की ज्यादा आवश्यकता इसलिए नहीं है कि ये जो है एक विशेष प्रकार की फसलें हैं जिन्हें कोल क्रॉप कहते हैं। ये विद्यार्थियों सर्दियों के मौसम में उगाई जाती हैं। बेसिकली आधारी तौर पर ये फसलें जो हैं भारत की नहीं, ये विदेश से आई हैं, ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आई हैं। अगर हम और मोटा कहें कि ये जो है एशिया और यूरोप महाद्वीप के बीच से कहीं से आई, हमें अभी पूरी जानकारी नहीं, भूमध्य सागर के क्षेत्र से आई हैं, ये हम कह सकते हैं। और ये सर्दियों के मौसम में भारत में उगाई जाती हैं, तो इन्हीं को कोल क्रॉप कह देते हैं। और इनके अंतर्गत में आपको याद रखना है कि कौन कौन सी फसलें कोल क्रॉप्स हैं। तो पात गोभी हो गई, फूल गोभी हो गई, गांठ गोभी हो गई, नॉल खाल है गई, ब्रसल्स हो गई, ब्रोकोली हो गई, है ना, स्प्राउटिंग ब्रोकोली हो गई। तो ये सब क्या है, काले काले हो गई, है ना, काउज हो गई, चाऊ चाऊ जिसे कहते हैं, है ना, चाऊ चाऊ एक फसल होती है वो भी इसी। तो ये सब क्या है, ये सब कोल क्रॉप्स हैं, है ना। चलिए ठीक है, नेक्स्ट गोभी वर्गी। देखिए इसमें लिख दिया गोभी वर्गी फसलें। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट है मल्च और कवर क्रॉप्स। देखिए ये शब्द जो है आपके सिलेबस में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, मल्चिंग। देखिए ऐसी फसल विद्यार्थियों जो आपकी जमीन को ढक ले, ऐसी फसल जो आपकी जमीन को, जिसमें आप दूर से देखें आपको जमीन न दिखाई पड़े, दिस इज नॉन एज मल्च क्रॉप। ठीक है, इसे क्या कह देंगे, मल्च क्रॉप कह देंगे, जिसमें आपकी जमीन न दिखाई दे। तो ये मल्च क्रॉप जो है विद्यार्थियों, इसके बारे में अभी हम बताएंगे। चलिए ठीक है, सही स्थिति है, लोग जो है लगातार जुड़े हुए हैं, पढ़ रहे हैं, है ना। आपको जो है बेसिक बता रहे हैं, बेसिक जानकारी दे रहे हैं। इसकी पीडीएफ जो है जो भी हमारे विद्यार्थी हैं क्रैश कोर्स वाले, सभी को प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं। लिख पाए तो ठीक, ना लिख पाए तो ठीक, स्क्रीनशॉट ले लें तो अहोभाग्य है तुम्हारे, है ना, और ना ले पाए तो कोई बात नहीं, सब जो है प्रोवाइड करा दिया जाएगा, कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हम केवल बताते हैं, हमारा केवल सिद्धांत है कि आपको मोटी भाषा में एकदम से चीज समझ में आ जाए, जिसको आप जीवन पर्यंत ना भूलें। ठीक है, तो अब बात आई हमारे सामने मल्च या कवर क्रॉप। ऐसी फसलें हो जो हम खेत के बाहर खड़े हों और खेत में हमें जमीन न दिखाई दे, भूमि जो है पूरी तरीके से ढकी होनी चाहिए, उसी को हम मल्च क्रॉप कह देते हैं। इससे देखिए क्या फायदे हैं। ये देखिए सबसे पहले कि तो आसमान से आई हुई जमीन का जो बूंद है आसमान से आ रही है, वो डायरेक्ट मिट्टी में नहीं लगेगी, तो इरोजन नहीं होगा। डू नॉट इरोडेड लैंड, है ना, लैंड को जो है रोडेड नहीं होने देगी। दूसरा पॉइंट है कि ये मॉइस्चर को कंजर्व करेगी, टू कंजर्व द मॉइस्चर। ठीक है, कंजर्व द मॉइस्चर यानी कि नमी का संरक्षण करेगी। तीसरी चीज है टू प्रिवेंट द बीड्स, बीड्स को जो है जमने से रोकेगी। तो देखिए फायदे ही फायदे हैं, हमें खरपतवार नहीं उग रहे हैं, हमारा इरोजन नहीं हो रहा है, हमारी नमी बार बार खेत की नहीं जा रही है। तो ये क्या है, मल्च क्रॉप हो गई, यानी कि जो छायल जाए, और एक मोटी भाषा में कहें जमीन में छायल जाए, जमीन दिखाई दे, पूरी की पूरी छाया कर ले, उसे हम मल्च या कवर क्रॉप कहते हैं, ढक लेने वाली क्रॉप कहते हैं। तो ये है, ये फसलें भूमि को ढक कर रखती हैं, जो मृदा संरक्षण करने व मृदा क्षरण से बचाने के लिए उगाई जाती हैं। इसमें केवल इतना ही लिखा है और हमने आपको बता दिया, और साथ साथ में मृदा क्षरण को बचाती हैं, साथ में खरपतवार नहीं उगने देती, साथ में जो है और क्या करती हैं, साथ में जो है नमी का संरक्षण भी करती हैं। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है नमी संरक्षण। चलिए
मृदाक्षरण भी लिखा हुआ है और खरपतवार नहीं उगने देती हैं। ये इसमें पॉइंट नहीं मेंशन था, खरपतवार, देखिए खरपतवार को भी उगने से रोकती हैं। ठीक है, तो ये बात हुई विद्यार्थियों। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला जो पॉइंट है, अगला पॉइंट देखिए आ गया है ले फार्मिंग। ले फार्मिंग देखिए, मोटा मोटा आपको एग्जांपल बताएं ले फार्मिंग का। जैसे हमारे गांव में मक्का की जाती है और मक्का के किनारे किनारे जुंडी या ज्वार के 2-4 जो है लाइनें बो दी जाती हैं। देखिए इसी को ले कहेंगे। ये हमारा खेत है, फील्ड है, इसमें हमारी मक्का बोई हुई है। देखिए इन लाइनों में ये बोई गई है मक्का, और इसके आसपास जो है ये हमारी बोई गई है जो ज्वार, सोरघम, है ना। अब देखिए मक्का के बाहर जो हमारी सोरघम बोई दी गई है, यानी कि खेती के साथ जो भी हम चारे वाली फसलें कर देते हैं उन्हें ले फार्मिंग कह दिया जाता है। चारे वाली, है ना, खेती कर रहे हैं और साथ में चारा का भी यूज कर लिया उसका। अगर ज्वार को चारे के रूप में करेंगे तो ले है, अगर इसका हमने उत्पादन लिया, ज्वार का बीज लिया, तो फिर ये ले नहीं रहेगी, तो फिर किसमें आ जाएगी, फिर ये कंपेनियन वाले में सहचर फसलों में आ जाएगी। ठीक है, तो ये इसके सिद्धांत अलग अलग हैं कि इसका उत्पादन हम ले। ये देखिए फंडामेंटल टर्म्स हैं, कोई बहुत परेशान होने की बात नहीं है। जब 10 बार इन्हें पढ़ेंगे आप तो आपको अपने आप आ जाएगा, है ना। कोई किसी को बताने की जरूरत नहीं कि सर नहीं बहुत कठिन है, सरल है, कोई मतलब नहीं। जितनी बार आप, शिक्षा का ये सिद्धांत होता है, पढ़ाई का ये सिद्धांत है कि मोर टाइम यू रिपीट 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 देन रिपीट। जितनी बार आप रिवाइज करेंगे उतना ही आपका ज्ञान जो है वो बूस्ट होगा, बढ़ेगा, अपने आप बढ़ जाएगा। कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है कि कोई होशियार है या कोई कमजोर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। आईक्यू लेवल का फर्क थोड़ा बहुत पड़ता है, बहुत ज्यादा नहीं पड़ता है ना। अगर जो लगा रहेगा वो सफल होगा, चाहे आईक्यू तेज हो अन्यथा ना हो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। केवल कंटिन्यूटी बनाकर जो मेहनत करेगा वो 101% सफल होगा। केवल आप रिवाइज करते रहिए लगातार, सिलेबस आपका बहुत है ना, पढ़िए और बार बार उसको जो है नया पढ़िए, रिवाइज करिए। तो ये हो गई विद्यार्थियों ले क्रॉपिंग। ठीक है, पत्ता गोभी के साथ सरसों, ये भी हो गई। चलिए नेक्स्ट, अगला है हमारा मोनोक्रॉपिंग। देखिए मोनो का मतलब एक और क्रॉपिंग का मतलब फसल। तो जैसा कि लिखा हुआ है एक खेत में एक वर्ष में केवल एक फसल लेना। अब देखिए ये स्थिति कहां पर होती है, मोनोक्रॉपिंग। मोनोक्रॉपिंग का मतलब केवल एक जुताई के समय में, मतलब एक वर्ष में एक खेत में एक फसल ले लेना, है ना, मोनोक्रॉपिंग। और एक होता है मोनोकल्चर, यानी कि उनका ये सिद्धांत ही है कि इसी प्रकार का कल्टीवेशन करना है, उसको हम आगे बताएंगे। तो मोनोक्रॉपिंग का मतलब एक साल में एक ही फसल लेना। ठीक है, दिस इज नॉन एज मोनोक्रॉपिंग। तो विद्यार्थियों सभी लोग जो है ये बताइए कि आपकी जो क्लास चली है ना, आज फंडामेंटल क्लास थी, है ना, और अभी जो है 5 मिनट के बाद आपकी क्लास जो है फिर पुनः स्टार्ट होगी। तब तक आप लोग जो है पानी पी लीजिए और जो है पुनः आपकी जो है क्लास जो है कंटिन्यू की जाएगी। ठीक है, तो मोनोक्रॉपिंग का मतलब है कि एक साल में एक ही फसल बोना, दिस इज नॉन एज मोनोक्रॉपिंग। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसके बाद पुनः क्लास जो है आपकी कंटिन्यू की जाएगी, है ना। तब तक थोड़ा जो है रेस्ट टेस्ट कर लीजिए, पानी पी लीजिए।
संचित, सूरज कुमार, अंकित, आलोक, अमन, अनाश, आद्या, अवनीश मौर्य, आलोक, आरव, बीरू, रोहित, मनीष, विकास। बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं हमारे साथ। शिवम पांडे, नवनीत, लकी, प्रशांत, आदित्य, शैलेश, ऋतिक, शिबू, कृष्ण, शैलेश। बहुत सारे बच्चे बिल्कुल लगातार जुड़ रहे हैं। और एक बात बच्चों, और आप सभी को बताइए इसके बारे में, क्योंकि इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म आपको कहीं नहीं मिलेगा। अभी तक का जो पिछले साल का जो लॉकडाउन का जो रिजल्ट रहा यूपी कैडेट, बहुत ही सुपर, बहुत ही बेहतरीन रहा रिजल्ट। बच्चों इस बार तो और अच्छा रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे बिल्कुल घर पे सो रहे हैं, उनको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा पढ़ के चलेंगे, क्योंकि जिन बच्चों ने एडमिशन लिया है बहुत ही धुआंधार, बहुत ही सोच समझ के बहुत ही बेहतरीन फैसला उन्होंने लिया घर पे रह करके लॉकडाउन में। आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, पक्का है। सोनाली, दिशा गुप्ता, सोनू, पवन, विमल, शिवम, आलोक, आदित्य, नीलेश, रितेश, आयुष चौहान। ठीक है बेटा, बहुत सारे बच्चे बिल्कुल जुड़ चुके हैं। और आइए हम लोग आज पहली क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या कैसे पढ़ना है हमें। बिल्कुल आप एग्जाम के दिन तक बिल्कुल आप लगे रहिए। एग्जाम के दिन तक बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेगा। बायो में